हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हरदीप कौर और आज हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो कि अकाउंटेंसी का भी बेसिक टॉपिक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है अकाउंटिंग कंसेप्ट। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होता है? रेफर्स टू द बेसिक अजम्पशंस, रूल्स और प्रिंसिपल्स जिसके बेस पर हम जो है बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो भी होती हैं उन्हें रिकॉर्ड करते हैं, और इन्हीं प्रिंसिपल्स के बेसिस पर हम जो है प्रिपेयरिंग अकाउंट्स वगैरह जो भी अकाउंट्स वगैरह प्रिपेयर करते हैं, इन अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के बेस पर ही इन्हें प्रिपेयर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका क्या मेन ऑब्जेक्टिव होता है? टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, कि जिससे जो है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो है उनमें कंसिस्टेंसी बनी रहे और उनकी जो क्वालिटी है वो अच्छी तरीके से मेंटेन होती रहे। तो इसका यही मेन ऑब्जेक्टिव है। तो ये सभी कंसेप्ट्स है जो डिवेल्प्ड हुए हैं ओवर द इयर्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के साथ ये है डिवेल्प्ड हुए हैं। और ये जो प्रिंसिपल्स हैं जो कंसेप्ट्स हैं जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रूल्स है अकाउंटिंग के। तो ऑल ओवर जो अकाउंटिंग के मतलब जो है ऑल ओवर जो है अकाउंटिंग में इन्हें यूज किया जाता है। तो फर्स्ट है इसमें बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो ये क्या होता है? ये कंसेप्ट, इस कंसेप्ट में ये माना जाता है कि फॉर अकाउंटिंग पर्पस द बिजनेस एंटरप्राइज एंड इट्स ऑनर्स आर टू सेपरेट इंडिपेंडेंट एंटिटीज। कि मतलब जो बिजनेस एंटरप्राइज है और जो इसके ऑनर्स होते हैं वो दोनों सेपरेट होते हैं। जैसे कि मतलब जो भी हम बिजनेस और पर्सनल ट्रांजैक्शंस करते हैं, जैसे कि ऑनर्स के लिए जो पर्सनल ट्रांजैक्शंस करते हैं जब बिजनेस के लिए करते हैं, तो ये सभी हैं जो सेपरेट की जाती हैं कि मतलब बिजनेस के लिए अलग ट्रांजैक्शंस की जाती हैं और जो ऑनर होते हैं उनकी जो पर्सनल ट्रांजैक्शंस होती है वो अलग की जाती है। तो इसमें यही है कि इन दोनों को डिफरेंट माना जाता है, बिजनेस एंड इट्स ऑनर्स को। तो ये कंसेप्ट हमें यही बताता है। जैसे कि ये एग्जाम्पल ली हुई है हमने इसमें, तो इसकी हेल्प से समझते हैं। तो जैसे लिखा है कि कोई सपोज मिस्टर साहू है जिसने कोई स्टार्टेड बिजनेस किया इन्वेस्टिंग ₹1 लाख। मतलब उसने 1 लाख रुपीज से अपना कोई बिजनेस स्टार्ट किया, इन्वेस्ट किया अपने रुपीज जो है 1 लाख। तो उसने उससे क्या, ही परचेज गुड्स फॉर ₹40,000, गुड्स परचेज की 40,000 की, फर्नीचर परचेज किया 20,000 का, प्लांट एंड मशीनरी परचेज की 30,000 की। तो उसने ये सभी जो एसेट्स है वो परचेज किए। तो वो एसेट्स जो हैं वो किसके हो गए? बिजनेस के, नॉट फॉर ऑनर। के मतलब जो भी उसने जो एसेट्स परचेज किए वो बिजनेस के एसेट्स होंगे और ऑनर के नहीं होंगे। अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ₹1,000 विल बी ट्रीटेड बाय बिजनेस एज कैपिटल। के मतलब जो भी उसने इन्वेस्ट किया था 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज जो उसने इन्वेस्ट किया था उसे कैपिटल मानते हैं, उसे मतलब ऐसे बिजनेस से ट्रीट करते हैं। और जो मतलब दैट इज लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स द ऑनर ऑफ द बिजनेस। जो मतलब ऑनर के रिगार्डिंग वो बिजनेस के लिए क्या होगी? लाइबिलिटी होगी, बिजनेस की लाइबिलिटी होगी ऑनर के रिगार्डिंग। तो ये हो गया। तो आई होप के एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो ऐसे होता है। अगर मतलब एक और थिंग है कि अगर कोई पर्सन जो ऑनर है जहाँ उसके जो फैमिली मेंबर्स है, अगर वो बिजनेस से कोई जो अमाउंट है वो विदड्रू करते हैं, तो उसे हम क्या ट्रीट करेंगे? ऐसे ड्राइंग्स ट्रीट करेंगे। ठीक है। तो ये हो गया एक कंसेप्ट। तो एक आगे है नेक्स्ट, इसमें मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। तो ये क्या बताता है कि इस कंसेप्ट में ये अज्यूम किया जाता है कि जो भी ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उसे हम इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब जो मनी के रूप में ही कन्वर्ट करेंगे। दैट इज दी जो भी हमारी कंट्री की करेंसी है। तो इन अवर कंट्री में क्या है? रुपीस चल रहा है, तो हमें जो भी मतलब जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होंगी वो मनी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इन रुपीस में। द ट्रांजेक्शन्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनिटरी टर्म्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कि जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होगी जिन्हें हम मॉनिटरी टर्म्स में मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाते,
तो वो क्या होगी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल क्या, जैसे सिंसेरिटी हो गया, लॉयल्टी हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ये सभी हम इसमें क्या है रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हम इन्हें मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये हो गया कि हम इसमें वो ही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर सकते हैं जिन्हें हम मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट कर सकें। तो ये हो गया मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। तो नेक्स्ट है हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या बताता है कि इसमें यह माना जाता है कि जो बिजनेस फर्म है वो कंटिन्यू चलती रहेगी, अपनी एक्टिविटीज को कैरी करते हुए वो कंटिन्यू चलती रहेगी एंड इंडिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब इसका कोई भी फिक्स्ड पीरियड नहीं होगा, कि मतलब हमें कोई फिक्स्ड पीरियड नहीं पता, जस्ट हमें जैज्यूम करना है कि हाँ मतलब ये जो बिजनेस है, बिजनेस की एक्टिविटीज है वो कंटिन्यू चलती रहेगी फॉर indefinite period of time। या हम बोल सकते हैं कि simply stated it means that every business entity has continuity of life, मतलब जो भी बिजनेस एंटिटी है उसकी लाइफ जो कंटिन्यूटी चलती रहेगी, thus it will not be dissolved in the near future, मतलब आने वाले फ्यूचर में ये कभी भी खत्म नहीं होगी, मतलब ऐसा हम मानकर चलते हैं। तो ये कंसेप्ट यही बताता है कि this is an important assumption of accounting as it provides a basis for showing the value of assets in the balance sheet। तो ये जो assumption है वो अकाउंटिंग भी को वो क्या प्रोवाइड करती है, हमें बेस प्रोवाइड करती है कि अगर हमें कोई एसेट्स की वैल्यू हो वो बैलेंस शीट में किस तरह से शो करनी है। तो जैसे कि हम जो फिक्स्ड एसेट्स वगैरह लेते हैं, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, ये हमें सब पता है कि लॉन्ग टर्म के लिए हम परचेज करते हैं। तो इसमें यही है कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में हम ये देखते हुए सभी एसेट्स को परचेज करते हैं कि हमारी जो बिजनेस एक्टिविटीज है वो कंटिन्यू चलती रहेगी, मतलब आने वाले फ्यूचर में कभी भी बंद नहीं होगी। तो ऐसे ही हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हम अगर जो भी एसेट्स वगैरह फिक्स्ड एसेट्स वगैरह परचेज करते हैं तो उनकी वैल्यू को कैसे शो करते हैं। तो जैसे लिखा है कि कंपनी परचेज प्लांट एंड मशीनरी ऑफ ₹1,00,000 एंड इट्स लाइफ स्पैन इज 10 ईयर्स, के मतलब हमने कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेज की 1,00,000 की, उसका टाइम पीरियड कितना मान के चला 10 ईयर्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा कि एवरी ईयर सम अमाउंट विल बी शोन एज एक्सपेंस एंड बैलेंस अमाउंट एज एन एसेट, के मतलब इसमें हम एसेट की वैल्यू कैसे शो करेंगे कि मतलब एवरी ईयर कि जो भी उस जैसे हमें पता है कि हम किसी भी फिक्स्ड एसेट्स को जैसे जैसे यूज करते हैं आते हैं उसकी वैल्यू कम होती जाती है, जैसे कि उसे हम डेप्रिसिएशन ऐसे कंसिडर कर देते हैं कि मतलब जो भी डेप्रिसिएशन उसे एज एक्सपेंस शो करते हैं और जो उसका बैलेंस अमाउंट बच जाता है उसे क्या एसेट की वैल्यू शो कर देती हैं। एक्सपेंस हो गया डेप्रिसिएशन उसकी, और जो बैलेंस बच गया उस एसेट का उसे हम एसेट ऐसे मतलब जो उसकी बाकी वैल्यू बच गई एसेट की उससे ऐसे ही शो कर देते हैं, और जितनी भी वैल्यू उसकी कम होगी उसे डेप्रिसिएशन शो करते हैं। तो ये हो गया। तो आगे है हमारे पास फोर्थ कंसेप्ट अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। तो इसमें क्या बोला जाता है कि all the transactions are recorded in the books of accounts on the assumption that profits on these transactions are to be ascertained for a specified period, कि मतलब जितना उन्होंने स्पेसिफाइड पीरियड जो फिक्स किया है उसके अकॉर्डिंग हम जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं इसमें रिकॉर्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू दी स्पेसिफाइड पीरियड। तो स्पेसिफाइड पीरियड क्या होता है, जैसे कि इसमें क्या होता है कि जैसे स्पेसिफाइड पीरियड हो गया, जैसे कि हमने कैलेंडर ईयर होता है जब फिनेंशियल ईयर होता है, जिसे हम मानते हैं कि कैलेंडर ईयर कौन सा होता है कि जैसे जो 1 जनवरी और 31 दिसंबर तक होता है वो हो गया कैलेंडर ईयर। और फिनेंशियल ईयर नॉर्मली जो मतलब जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन्हें अपना फाइनेंशियल ईयर मानती है, जिनके अकॉर्डिंग वो प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट जो है वो टाइम टू टाइम प्रिपेयर करते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है, दैट बिगिंस फ्रॉम 1 अप्रैल और एंड कब होता है 31 मार्च को। तो हम जो भी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जब बैलेंस शीट है वो कब बनाते हैं 31 मार्च को प्रिपेयर करते हैं।
ठीक है। तो इसमें क्या है कि दिस कंसेप्ट रिक्वायर्स दैट बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, कि मतलब जो भी हमें बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो रेगुलर इंटरवल्स पर बनानी चाहिए, प्रिपेयर करनी चाहिए। तो ये क्यों जरूरी होते हैं कि डिफरेंट पर्पस के लिए, फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, अगर कोई हमें कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट करना है, जैसे अर्निंग फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड आउट करनी है, और टैक्स कंप्यूटेशन के लिए हम ये सभी पर्पस के लिए बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो ये कंसेप्ट हमें यह बताता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास अकाउंटिंग कॉस्ट कंसेप्ट। तो अकाउंटिंग कॉस्ट कंसेप्ट में क्या बोला गया है कि दैट ऑल द एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट देयर परचेज प्राइस, कि मतलब जो भी हम एसेट्स परचेज करते हैं उनकी जो ट्रांजैक्शंस है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उनके जो परचेज प्राइस होते हैं, हाँ, उस पर रिकॉर्ड करते हैं। तो परचेज प्राइस क्या होता है, जिसमें इंक्लूड होता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंस्टॉलेशन, नॉट एट इट्स मार्केट प्राइस, कि मतलब इसमें जो सभी कॉस्ट हमारी अराइज होती है, जैसे कि उसे एक्विजिशन की कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, उसे इंस्टॉल करने की, किसी मशीनरी को इंस्टॉल करने की कॉस्ट, इन सभी कॉस्ट को हम रिकॉर्ड करते हैं एट ए परचेज प्राइस पर, नॉट फॉर मार्केट प्राइस, के हमने जितने में परचेज किया उतना ही हम रिकॉर्ड करेंगे। इसमें क्या है कि सभी जो कॉस्ट हमारी लगी है उन सभी को रिकॉर्ड करेंगे इसमें। तो जैसे इट मीन्स दैट फिक्स्ड एसेट्स लाइक बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट ए प्राइस पेड फॉर देम, कि मतलब जितना हमने फिक्स्ड एसेट्स परचेज किए, जितना हमने उनके लिए पे किया अमाउंट, दिस कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज हिस्टोरिकल कॉस्ट। जैसे कि इसे एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, जैसे कि हमने कोई XYZ लिमिटेड कंपनी थी, ठीक है, तो उसने क्या है कि एक मशीनरी परचेज की 5 लाख की, ओके, 5 लाख की मशीनरी परचेज की फॉर मैन्युफैक्चरिंग शूज, मतलब ऐसे मान लेते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग शूज के लिए उन्होंने 5 लाख की मशीनरी जो है परचेज की। तो 1000 जो है वो उनका लग गया उस मशीनरी को, मतलब ट्रांसपोर्टिंग के लिए, कि फैक्ट्री साइट से उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसका लग गया 1000, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट इंस्टॉलेशन के लिए उसके लग गए 2000 रुपीज, ठीक है, इंस्टॉलेशन के लिए इतना लग गया। तो हम कौन सा अमाउंट उसमें शो करेंगे, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये अमाउंट शो नहीं करेंगे, जितनी की मशीनरी आई थी ये नहीं शो करेंगे, हम टोटल इसका शो करेंगे 5,03,000, ओके। तो ये हो गया कि हम जो है टोटल उसकी जो भी हमें एक्सपेंसेस बेयर करने पड़े वो हम सभी उससे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करेंगे। तो ये हो गया कि हम मतलब ऐसे जो भी कोई फिक्स्ड एसेट परचेज करते हैं उसे शो करते हैं। तो नेक्स्ट इसमें एक और कंसेप्ट है, वो क्या है कि जैसे मतलब जो एक और बात क्लियर करते हैं कि जैसे कॉस्ट मीन्स क्या हो गया कि ओरिजिनल और एक्विजिशन कॉस्ट, ठीक है, जो ओरिजिनल और एक्विजिशन कॉस्ट है ओनली फॉर अगर हमने न्यू एसेट जो है परचेज किया है। तो ओल्ड एसेट के लिए क्या होगा कि जो होगा कि फॉर द यूज्ड वन के लिए कॉस्ट मीन्स का क्या मतलब होगा, ओरिजिनल कॉस्ट लेस उसमें करेंगे डेप्रिसिएशन, तो हो गया ओल्ड वन के लिए। तो न्यू वन के लिए हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट क्यों बोलते हैं कि अगर मतलब मान लीजिए कि हमने मतलब पहले जो 1 साल पहले जो फिक्स्ड एसेट परचेज किया उसकी वैल्यू आज मतलब पहले हमने 1 लाख की परचेज की थी, आज है उसकी वैल्यू 80,000, ठीक है। तो हम उसे क्या है कि हम उसकी वैल्यू वही कंसीडर करेंगे जो हमने पहले उस वैल्यू पर जब परचेज किया था, तो हम आज की जो वैल्यू है उसे कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसमें यही है। तो आगे है ड्यूल स्पेक्ट कंसेप्ट। तो ड्यूल स्पेक्ट कंसेप्ट जैसे कि थोड़ा सा क्लियर हो गया है नेम से ही कि ड्यूल स्पेक्ट इज द फाउंडेशन और द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। तो इसमें यह माना जाता है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज ए ड्यूल इफेक्ट, जो भी इसमें एवरी ट्रांजैक्शन होती है उसका ड्यूल इफेक्ट होता है। जैसे दैट इट अफेक्ट्स टू अकाउंट्स इन देयर रिस्पेक्टिव ऑपोजिट साइड्स, के मतलब जो 2 अकाउंट्स को अफेक्ट करता है। देयरफॉर द ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड एट 2 प्लेस, के हम जानते हैं कि अकाउंटिंग में जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसकी 2 प्लेस पर हम रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हो गया जैसे गुड्स परचेज्ड फॉर कैश
हैज़ टू एस्पेक्ट हो गया, गिविंग ऑफ कैश हो गया, रिसीविंग ऑफ गुड्स हो गया। जैसे कि हम इसकी एंट्री डालेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, तो ये हो गया। तो इसका टू कंसेप्ट हो गए। तो नेक्स्ट है इसमें कि जैसे एसेट्स इजिकल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो हमें पता है कि हमारे जो एसेट्स हैं वो इक्वल्स होते हैं हमारी जो लाइबिलिटीज, मतलब हमने बिजनेस ने जो लाइबिलिटीज पे करनी है, और जो कैपिटल हमारी जो ऑनर के द्वारा इन्वेस्ट की जाती है, ठीक है। तो ये है कि इसमें यही बोला गया है कि द अबव अकाउंटिंग इक्वेशन स्टेट्स दैट द एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू द क्लेम्स ऑफ ऑनर। क्लेम्स ऑफ ऑनर मतलब जो कैपिटल एंड द आउटसाइडर्स, लाइबिलिटीज मतलब जो आउटसाइडर्स की क्लेम्स है। द इम्प्लीकेशन ऑफ ड्यूल रिस्पेक्ट कंसेप्ट इज दैट every transaction has an equal impact on assets and liabilities in such a way that total assets are always equal to total liabilities। तो हमें ये पता है कि हमें इसका ड्यूल रिस्पेक्ट कंसेप्ट का यही है कि अगर हम जो भी एवरी ट्रांजेक्शन होती है उसका इक्वल इम्पैक्ट पड़ता है एसेट्स पर और लाइबिलिटीज पर, तो इसकी वजह से जो होते हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज को इक्वल होते हैं वो दोनों। तो नेक्स्ट है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। तो रियलाइजेशन कंसेप्ट में क्या बोला जाता है कि दिस कंसेप्ट स्टेट्स दैट रेवेन्यू फ्रॉम एनी बिजनेस ट्रांजैक्शन शुड बी इंक्लूडेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली व्हेन इट इज रियलाइज्ड। कि मतलब इसमें जो हमारे रेवेन्यूज होते हैं इन बिजनेस ट्रांजैक्शन में, उन्हें हम तभी इंक्लूड करते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में जब वो हमें पूरी तरह से मिल जाते हैं, चाहे रियलाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि द टर्म रियलाइजेशन मीन्स क्रिएशन ऑफ लीगल राइट टू रिसीव मनी, कि मतलब हमें जो लीगल राइट हो जाता है कि हम वो मनी है जो रिसीव कर ली है हमने, चाहे कर लेंगे। सेलिंग गुड्स इज रियलाइजेशन, के मतलब हमने गुड्स को सेल कर दिया और हमें जो अमाउंट था वो भी मिल गया उसके अकॉर्डिंग। तो रिसीविंग ऑर्डर इज नॉट, अगर हमने कोई पहले कोई ऑर्डर वगैरह ही रिसीव किया है, हमने कोई भी सेल नहीं की, सिर्फ ऑर्डर लिया है, तो वो हम उसे इंक्लूड नहीं करेंगे तब तक जब तक कि वो हम उन गुड्स को जो हमने ऑर्डर लिया है तब तक वो उन्हें सेल नहीं कर देते। तो इसमें यही है कि जब तक हम किसी रेवेन्यू को रियलाइज नहीं कर लेते तब तक हम जो है उन्हें अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट है एक्रूअल कंसेप्ट। तो एक्रूअल क्या होता है कि जैसे एक्रूअल का क्या मतलब है, इज समथिंग दैट बिकम्स ड्यू स्पेशली ऑन अमाउंट ऑफ मनी, कि मतलब हमारा कोई अमाउंट ड्यू है, अभी हमने रिसीव नहीं किया है, जब पे नहीं किया है, जस्ट वो अभी ड्यू हुआ है। मतलब ड्यू जैसे होता है कि हमें रिसीव होने वाला है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, तो ये होता है ड्यू। तो इसमें क्या बोला है कि इट मीन्स दैट रेवेन्यूज आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे बिकम रिसीवेबल, कि इसमें हम ये मानते हैं कि जब कोई रेवेन्यूज जो होते हैं रिसीवेबल, कि मतलब एबल टू रिसीव करने के योग्य हो जाते हैं, तो हम उन्हें रिकॉग्नाइज कर लेते हैं उन रेवेन्यूज को। तो जैसे कि बोला है कि दो कैश इज रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड एंड द एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे बिकम पेबल, तो कैश इज पेड और नॉट पेड, कि मतलब अगर कोई एक्सपेंस है जो रेवेन्यूज है वो ड्यू हो गए हैं, ठीक है, लेकिन हमने अभी तक वो अमाउंट है जो कैश है रिसीव नहीं किया है, जहाँ इन केस ऑफ एक्सपेंसेस वो कैश हमने पे नहीं किया है, लेकिन हम उन्हें रिकॉर्ड करेंगे उसी अकाउंटिंग पीरियड में जिनसे वो रिलेट होते हैं। जैसे कि कोई रेवेन्यू ड्यू है, ठीक है, तो उस अकाउंटिंग पीरियड में जिसमें वो जिस अकाउंटिंग पीरियड से वो रिलेट है, हम उसे उसी में ही रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि इसे एग्जाम्पल की हेल्प से अच्छे से समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लिखी है, ए फर्म सेल गुड्स फॉर ₹55,000 ऑन 25 मार्च 2005, के मतलब किसी फर्म ने कोई गुड्स जो है वो सेल की थी 25 मार्च को 2005 को, ठीक हो, कितने की 55,000 की। तो एंड द पेमेंट इज नॉट रिसीव्ड अंटिल 10 अप्रैल 2005, लेकिन जो पेमेंट थी वो रिसीव नहीं हुई 10 अप्रैल 2005 तक, ठीक है। तो द अमाउंट इज ड्यू एंड पेबल टू द फर्म ऑन डेट ऑफ सेल दैट इज 25 मार्च 2005। तो वो अमाउंट क्या है, ड्यू है, अभी तक फर्म ने पेबल मतलब पे नहीं किया है, ठीक है। तो
फर्म को पे नहीं किया है वो अमाउंट 25 मार्च को जो उनका ड्यू हुआ था, तो इट मस्ट बी इंक्लूडेड इन द रेवेन्यू फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2005। लेकिन जो फर्म है जिसने वो गुड्स जो थी वो सेल की थी, तो मार्च 2005 को की थी, लेकिन उन्होंने अकाउंट है जो वो कब प्रिपेयर करना है, 1 अप्रैल को। ठीक है, तो 1 अप्रैल उनका मतलब जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को होता है, तो उन्होंने अकाउंट कब प्रिपेयर करना है, 31 मार्च को। ठीक है, तो 31 मार्च को जब वो क्या है कि जब वो प्रिपेयर करेंगे अकाउंट, तो वो जो उनका ड्यू अमाउंट है वो उस ईयर में ही उसे कंसिडर करेंगे, 2005 में। ठीक है, चाहे कि जो है मतलब मार्च 2005 में ही उसे उन जो उनका रेवेन्यू है उसे वो रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, चाहे कि उन्हें वो पेमेंट अभी तक नहीं मिली, वो उन्हें मिलेगी अप्रैल को। ठीक है, 10 अप्रैल को मिलेगी, लेकिन वो जो रेवेन्यू है जो अमाउंट है उन्होंने रिसीव करना है वो उन्होंने पहले ही, जब वह अपना अकाउंट प्रिपेयर करेंगे 31 मार्च को, तब वो उसमें इन्वॉल्व कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप कि जो आपको समझ में आया होगा कि इसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं। कि जैसे कोई ड्यू अमाउंट है, तो अगर वो मतलब नेक्स्ट ईयर में चला जाता है, लेकिन उसका जो रेवेन्यू होगा, जो जहाँ अगर एक्सपेंस की बात करें, तो वो हम पहले ही जब हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जिस ईयर से वो रिलेट होता है उसमें रिकॉर्ड कर लेते हैं, चाहे कि वो हमें नेक्स्ट ईयर में रिसीव होगा। तो ये था, जैसे कि लिखा हुआ है कि द क्रूअल कंसेप्ट अंडर अकाउंटिंग अज्यूम्स दैट रेवेन्यू इज रियलाइज्ड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट व्हेन द कैश इज रिसीव्ड। तो इसमें यही बोला गया है कि अकाउंटिंग में ये कंज्यूम किया जाता है कि रेवेन्यू तब रियलाइज हो गया जब उन्होंने सेल ऑफ गुड्स की थी, चाहे कि उनका जो अमाउंट है अभी तक रिसीव नहीं हुआ। तो इसमें ये इसका मतलब इसका कोई फैक्ट नहीं होता कि कैश उन्हें कब रिसीव हुआ। तो मैचिंग कंसेप्ट आगे है। तो मैचिंग कंसेप्ट में क्या है, द मैचिंग कंसेप्ट इज एन अकाउंटिंग प्रैक्टिस वेयर बाय फर्म रिकॉग्नाइज रेवेन्यूज एंड देयर रिलेटेड एक्सपेंसेस इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड। के मतलब जो भी उन्हें रेवेन्यूज जो है वो रिकॉग्नाइज होते हैं, तो उनके साथ जो रिलेटेड एक्सपेंसेस है सेम अकाउंटिंग पीरियड में वो भी होते हैं, जैसे कि रेवेन्यूज इक्वल टू एक्सपेंसेस। तो ये हो गया मैचिंग कंसेप्ट। द पर्पस क्या होता है इसका मैचिंग कंसेप्ट का, कि उन्हें कोई अवॉइड मिस स्टेटिंग अर्निंग्स फॉर ए पीरियड, के मतलब कोई अर्निंग्स में मिस स्टेटिंग अराइज ना हो। तो ये हो गया मैचिंग कंसेप्ट। तो इनका कंक्लूजन क्या हो गया, ऑल ओवर जो टोटल कंसेप्ट है उनका क्या कंक्लूजन है। तो जैसे कि एन अकाउंटेंट शुड हैव क्लियर कंसेप्ट ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट दैट मे हेल्प टू रिकॉग्नाइज द इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो इससे अकाउंटेंट जो होता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करता है, जब फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करता है, उसे क्या हो क्लैरिटी हो जाती है अकाउंटिंग कंसेप्ट के रिगार्डिंग, के उसे हेल्प हो जाती है कि इनकम एंड एक्सपेंसेस को कैसे रिकॉग्नाइज करना है, और क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के बारे में, जिनसे हेल्प होती है कि अकाउंटेंट है जो वो रिलायबल फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा या प्रोड्यूस करेगा। रिलायबल फाइनेंशियल रिपोर्ट मतलब कि ट्रस्टवर्दी फाइनेंशियल रिपोर्ट। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।